आज का हमारा टॉपिक है, जो लेसन आपने पढ़ा था उन लेसनों में से मैंने 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको भी सेंड करूंगा, इसी वजह से सारे क्वेश्चनों का मैंने नहीं बना करके भेजा है, जो केवल थ्योरिकल पार्ट्स थे। बस थ्योरिकल पार्ट्स का ही मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप बनाए हैं, उन्हीं को आज हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं और आपको भी बताते हैं। क्योंकि जिस तरह से नोटिफिकेशन आई है आपको पता होगा, ऑब्जेक्टिव आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर होते हैं तो आपके होंगे। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में। आपको मैंने जो पहला लेसन अभी ऑनलाइन आपको मैंने पढ़ाया, फोर्स एनालिसिस, बल विश्लेषण, इन बल विश्लेषणों में देखिए ये जरा क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि देखिए फोर्स एनालिसिस में मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि सबसे पहली डिफिनेशन होती है फोर्स एनालिसिस, बल विश्लेषण। तो बल विश्लेषण में आपको पता है बलों को जोड़ने तथा तोड़ने की प्रक्रिया को ही बल विश्लेषण कहा जाता है। फिर उसके बाद मैंने दूसरा टॉपिक बताया था सिस्टम ऑफ फोर्स, बलों के निकाय के बारे में। तो बलों के निकाय के बारे में मैंने बताया था कि बल के निकाय क्या होते हैं, जहाँ पर किसी भी पिंड पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो, मतलब 2 या 2 से अधिक बल अगर कार्य कर रहे हैं, इन सब बलों के समूहों को ही बल का निकाय कहा जाता है। उसके बाद फिर मैंने बताया था उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, वर्गीकरण के बारे में, कि बल के निकाय क्या क्या होते हैं, बल के निकाय को कितने भागों में बांटा गया है। तो और जिन भी बच्चों को अगर थोड़ा सा भी डाउट हो, अगर वो भूल रहे हों, तो वीडियो सारी पढ़ी हुई है। आप शुरू से जा कर के 1 से लेकर के 10 तक की जितनी भी वीडियो बनी है वो सब न्यूमेरिकल से लेकर के थ्योरिकल तक की वीडियो सारी बनी हुई है। आज हमारा ये जो लास्ट टॉपिक और ये जो लास्ट लेसन का इस लेसन का जो लास्ट टॉपिक है, उस पर कुछ मैंने सवाल है जो आपको ऑप्शनल टाइप लिख करके दिए हैं, उनको सॉल्व कर। देखिए ऑप्शनल के साथ साथ हमको थ्योरी पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको थ्योरी अच्छी तरह से तैयार रहेगी तो जाहिर सी बात है आप जितने भी ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो थ्योरी से ही उठाए जाते हैं। हो सकता है न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन आपको दे दे, बस आपको लगा करके टिक मारना हो। तो फिलहाल न्यूमेरिकल में बहुत ईजी क्वेश्चन दे सकता, ज़्यादा हार्ड नहीं दे सकता। लेकिन बात करते हैं जरा इन सब चीज़ों को। देखिए जैसे पिछला लेक्शन हमने आपको पढ़ाया था, लाइक पैरेलल फोर्सेस को मैंने प्रूफ करा के दिखाया था। तो इस बार तो अब तो चांस है कि ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में प्रूफ करने को तो नहीं देगा, आपको डेरिवेशन तो नहीं देगा, लेकिन डेरिवेशन के जो लास्ट के फार्मूले क्या है वो तो आपको दे सकता है। तो इन सब चीज़ों को आप जाकर के पूरे वीडियो में लर्न कर लीजिएगा। आज हम आपको बताते हैं इनके बारे में। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बल को निम्न में से प्रदर्शित करते हैं, यानी बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, कह रहा है सरल गोलाकार चिन्ह से। यानी कह रहा है कि अगर कोई बल है तो इस बल को आप किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे जरा देखिए, जैसे आपको मैंने शुरुआत में अगर पढ़ा रहा होगा तो जैसे मैंने बताया था कि मान लीजिए इस बिंदु पर कोई काम कर रहा है, मान लिया जाए यहाँ पर एक बल काम कर रहा है, ये 5 न्यूटन के बल कार्य कर रहे हैं। तो यानी बल को आप किससे प्रदर्शित कर रहे हो, इस रेखा पर आप जरा देखिए किससे, एक चिन्ह से, और इस चिन्ह का नाम क्या होता है, एरो, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तीर। यानी कि बल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तीर के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। जरा देखिए यहाँ क्या ऑप्शन में जरा देखिए क्या तीर आपको मिल रहा है। जरा देखिए सरल गोलाकार चिन्ह, सरल रेखा, तीर सहित रेखा, वक्र रेखा। यानी कि इन चारों में हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा, तीर रेखा। मतलब कि इसमें हमको जो बल को प्रदर्शित करते हैं वो एरो से प्रदर्शित करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए एरो। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली देखिए अगला क्वेश्चन आपका आता है लामी के प्रमेय के अनुसार। देखिए इन सब क्वेश्चनों को लिखने में समय लगता है, तो इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनने लायक हैं जो आपको मैं बना करके दूंगा, आप उसे करिएगा। फिलहाल ये बस थोड़ा सा हल्का सा बस आपको समझाने के लिए ही मैं थोड़ा सा लेके चला हूँ। अब जरा चलते हैं लामी के प्रमेय के अनुसार 3 बल, मतलब कह रहा लामी के प्रमेय के अनुसार। तो सबसे पहला दिमाग में आप बन जाए कि लामी का प्रमेय हमने आपको क्या बताया था। तो लामी का जो थ्योरम हमने आपको बताया था, आपको याद होना चाहिए, अगर किसी बिंदु पर एक साथ 3 बल काम करें, एक बल आपका P, दूसरा बल आपका Q, तीसरा बल आपका R। अब इनके बीच का कोई ना कोई एंगल हो, माना अल्फा है, ये आपका मानिए बीटा है, ये मानिए आपका क्या है, गामा है। यदि किसी बिंदु पर 3 बल कार्य कर और बल वो क्या हो, आपकी साम्यावस्था में हो, तो अब आपको पता है प्रत्येक बल बाकी शेष 2 बलों के बीच बनने वाली कोण की ज्या के समानुपाती होता है। तो ये जो है लामी का प्रमेय है, और लामी का प्रमेय का आपने पढ़ा था P अपान साइन अल्फा, ये फार्मूला आपने पढ़ा था ना, P अपान जो भी आपका, मतलब अगर आप P बल को ले रहे हैं, P के सामने वाला जो एंगल है तो ये साइन
साइन अल्फ़ा, फिर क्यू के ले रहे हैं, क्यू के देखिए सामने बीटा है तो क्यू अपॉन आपका क्या हो जाएगा, साइन बीटा हो जाएगा। उसके बाद अगर हम आर को लेके चल रहे हैं तो आर बटा आर के पीछे क्या है, साइन गामा है। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला है वो लामी का, तो मतलब लामी का जो प्रमेय होता है वो कितने बलों के लिए होता है, 3 बलों के लिए होता है। तो आपने 3 बलों में, और इसका ये क्या होता है, बनता है। लेकिन कभी कभी बाय द वे अगर एंगल बदल दे, यानी ये अल्फा बीटा गामा, को जरूरी नहीं कि हम अल्फा बीटा गामा ही माने, उसकी जगह कुछ और भी मान सकते हैं, और इसकी जगह पे आप थीटा कुछ भी लिख सकते हैं। और ये बलों को जो है, बलों को आप पी क्यू आर के अलावा और भी किसी चीज़ से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब कह रहा है, क्या आप बताइए, जब आप यहाँ पर अल्फा बीटा गामा, क्या ये अल्फा मैंने कहा कि बीटा के बराबर है, क्या बीटा मैंने कहा गामा के बराबर है? नहीं, मैंने बस इतना कहा कि अगर किसी बिंदु पर एक साथ 3 बल कार्य कर रहे हों और इन बलों के बीच कोई भी कोण हो, ये अल्फा बीटा गामा कोई भी एंगल हो, मतलब ये कोई जरूर नहीं कि तीनों बल आपस में क्या हो, बराबर हो, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। तो अब पी क्यू आर, मतलब पी क्यू आर का ये मतलब हुआ, आप लिख रहे हो, इसका मतलब बल भी बराबर हो, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर नेसेसरी होता, कंपलसरी होता तो हम पी लिखते, अल्फा 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 लिखते, तो फिर ये झूठ मूठ का अल्फा बीटा गामा और पी क्यू आर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो यानी कि अब चलते हैं लामी का प्रमेय। तो देखिए, जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो सब पिछले आपके टॉपिक से ही रिलेटेड है। तो जब तक आपको पिछला टॉपिक जो अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तब तक इस टॉपिक को आप कर नहीं पाओगे। बस ये मत सोचिएगा कि सेम इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसी को रट लें, यही टिक वाला ही। जैसे पहले टाइम में बचपन में हम लोगों ने क्या किया होगा, जैसे क्वेश्चन पढ़ते रहे होंगे तो अकेडमिक में नेसेसरी में देखा होगा, लामी के प्रमेय कोई भी क्वेश्चन हुआ करता था तो अब लामी के प्रमेय है उसका बाय द वे, जैसे सॉरी पहला क्वेश्चन है, पहले का कौन सही रहा, तीसरा, तो आप रट लो पहले क्वेश्चन का तीसरा सही। ये अब आपको नहीं करना, आपको समझना है, ये आपको बदल भी सकता है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव भी कर सकता है, तो आपको यहाँ मोस्टली समझना है चीज़ों को। तो आपको जरा देखिए, लामी के प्रमेय के अनुसार 3 बल बराबर होने चाहिए? नहीं, मैंने अभी बताया, क्या कोई जरूरी है कि अल्फा बीटा गामा हो? मतलब इसके साथ साथ ये ना जानिए इसका आंसर क्या है, आप बाकी ऑप्शनल को भी जानिए, क्या वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। तो आप अगर सही गलत की भी पहचान कर ले रहे हैं तो इसका मतलब आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो लामी के प्रमेय के अनुसार, लामी का जो थ्योरम है, क्या आपके तीनों फोर्स आपस में इक्वल होने चाहिए? क्या ये जरूरी है? कह रहा बराबर होने चाहिए? नहीं, बराबर होना नहीं चाहिए। एक दूसरे से 120 अंश का कोण बनना चाहिए? क्या मैंने कहा कि इनके बीच का कोण हमेशा 120 डिग्री ही बनना चाहिए? नहीं, मतलब ये भी गलत। कह रहा है बराबर तथा एक दूसरे से 120 अंश के कोण पर। मैंने ये कहा कि बल जो है पी क्यू आर बराबर होने चाहिए और अल्फा बीटा गामा भी बराबर होने चाहिए। क्या मैंने ये कहा? नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा। ये कोई जरूर नहीं कि ये हो जाए तो अलग बात है, लेकिन ये कोई नेसेसरी नहीं है। यहाँ कह रहा है ये, तो उपरोक्त में से ये भी गलत। तो इनमें से मतलब लामी के प्रमेय के अनुसार ये तीनों कोई जरूरी नहीं है। तो मतलब इसमें जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा? डी वाला, उपरोक्त में से, मतलब नॉन ऑफ दी, इसमें से कोई नहीं। तो समझ में आया? ये दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे के बाद हम तीसरा बात कर रहे हैं। अब जरा देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि देखिए एक दो बल है P एंड Q, मतलब अब कार्यरत है किसी बिंदु पर। मतलब एक बल आपका मान लीजिए पॉइंट A है, इस पर एक बल आपका P काम कर रहा है और दूसरा बल इधर आपका Q काम कर रहा है। अब इनके बीच जो कोण काम कर रहे हैं थीटा, मतलब इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। कह रहा है कि रिजल्टेंट परिणामी का मान बताइए। तो अब आपको ये दिमाग में बनना चाहिए कि अगर किसी भी बिंदु पर दो बल कार्य कर रहे हों, वो कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है? वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब समांतर चतुर्भुज का नियम। तो चतुर्भुज के नियम में आपको पता होगा आर स्क्वायर बराबर, आपको पता क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। और ये मैंने लेक्चर नंबर तीसरा में देखिएगा या दूसरे में देखिएगा, मैंने इसको प्रूफ करके आपको दिखाया है तो ये किस तरह से होता है। तो हमको आर चाहिए, तो आर जब लेंगे तो ये अंडर रूट आपका हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने लामी के प्रमेय के बारे में भी जान लिया कि लामी का प्रमेय कह रहा है चतुर्भुज के नियम के बारे में, P प्लस P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये आपका जो हुआ P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा।
अब जरा देखिए, यही आपका होना चाहिए क्यू कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ एंगल थीटा दिया और बलों के नाम भी पी और क्यू रखा ही है। तो जरा देखिए इसमें कौन सा सही होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, क्या ये सही होगा? मतलब ये सही होगा। यहाँ देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p क्यू साइन थीटा, मतलब ये गलत होगा, माइनस तो होना नहीं है, कह रहा कोई नहीं, ये भी गलत। मतलब आपका पहला क्वेश्चन ही इसमें आपका, मतलब इस तीसरे में पहला ऑप्शन आपका क्या है, सही हुआ। तो ये देखिए ये क्या नाम है, ये किसका है थ्योरम, ये आपके समांतर चतुर्भुज का नियम है। समांतर चतुर्भुज का नियम, इस नियम के अनुसार यदि किसी बिंदु पर दो बल कार्य कर रहे हैं और इन बलों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा अगर प्रदर्शित किया जाए तो उनसे बनने वाला जो विकर्ण होगा वो विकर्ण उनके परिणामी बल के मान को प्रदर्शित करता है। ये इस नियम है, ये नियम है। तो इस नियम से आप कैसे प्रूव किए थे, सारी चीज़ें आपको मालूम होगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, अगला सवाल जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा आपका, जरा ध्यान दीजिए, कह रहा दो बल P और Q एक बिंदु पर कार्यरत है। मतलब एक बल है जो बल का नाम P है और दूसरे बल का नाम Q है, और फिर कह रहा है इनके बीच का जो एंगल है थीटा है। कह रहा है इनके परिणामी की दिशा, मतलब ये जो रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट में ये एंगल अल्फा होता है, ये बीटा होता है। तो आपने बताया गया होगा कि tan अल्फा बराबर जो फार्मूला मैंने बताया था Q साइन थीटा P प्लस Q कॉस थीटा होता है। और फिर tan बीटा अगर आपको निकालना हो तो जस्ट पलट दीजिए, जहाँ Q है वहाँ P कर दीजिए, P साइन थीटा, जहाँ P है वहाँ Q कर दीजिए, जहाँ Q वहाँ P कर दीजिए। ये आपको मैंने शुरुआत में ही बताया होगा। तो अल्फा और ये बीटा का मान, तो जरा देखिए इनमें कौन सा मान आपको दिख रहा होगा। तो जरा देखिए, यानी कि Q साइन थीटा P प्लस कॉस थीटा, मतलब ये मैच कर रहा है, मतलब ये सही होगा। माइनस Q साइन थीटा, ये भी नहीं, P कॉस थीटा Q प्लस, ये भी आपका नहीं। अब जरा देखिए ये भी आपका नहीं। तो मतलब इस तरह से आपका ये आपका पहला सही होगा। तो इन सब चीज़ों को देखो, बस मैंने कहाँ से ले रहा हूँ, मैं जो थ्योरी बताया उसी थ्योरी से इन सब चीज़ों को लिया जा रहा है, कोई अलग से नई चीज़ें नहीं हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप अगर आपके पेपर हो रहे हैं तो आपको अच्छी बात है कि ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहे हैं। आप समझ लीजिए कि आप एक जेई की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको पता है अगर आप जेई का पेपर देते हो तो आपको सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो प्री होता है एसएससी में आपका, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अलग बात है कि आपको सब्जेक्टिव में लिखने के लिए मिलता है, लेकिन किसी किसी में, सब में नहीं आपका सब्जेक्टिव होता है। तो फिलहाल ये आपका चौथा हो गया। फिर आगे चलते हैं, उसी तरह से अगला जो आपका सवाल है उन सवालों को जरा ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहे देखिए फोर्स एनालिसिस जो है बल विश्लेषण बल विश्लेषण को निम्न से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कह रहा है इनमें से फोर्स एनालिसिस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि इसकी डिफिनेशन बताइए कि फोर्स एनालिसिस जो होता है रिजल्टेंट फोर्स को कहा जाता है, परिणामी बल को, या कह रहा तीर की रेखा से, एरो से नहीं यार। अब तीर की रेखा की अगर बात आ जाए तो अब इसके बाद फिर आ जाइए, यहाँ देखिए क्या कह रहा है दूसरा, बलों को जो है बलों को जोड़ने तथा तोड़ने की, आप उसके बाद बल बहुभुज का नियम। तो आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में अब आपको लग रहा होगा कि फोर्स एनालिसिस इसमें कौन सा सही होगा, पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा। आप जरा देखिए इस हिसाब से आपका कौन सा सही होगा, बी वाला क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है बलों को जोड़ने तथा तोड़ने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, बल विश्लेषण कहते हैं। तो बल विश्लेषण का जो टॉपिक आपको मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, वो आपको फोर्स एनालिसिस आपने देख लिया, जोड़ने तथा तोड़ने की क्रिया का, यही तो परिभाषा मैंने लिखवाया था। अब इसके बाद तो ये चीज़ें जब हो गई तो ये 5वें का जो क्वेश्चन आपका सही होगा वो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब जरा देखिए कह रहा समतलीय संगामी। अब सुनिए, अब समतली मतलब कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स। तो देखिए कोप्लेनर के बारे में और कंकरेंट के बारे में हमने आपको समझाया था कि देखिए कोप्लेनर का मतलब होता है समतली, या उसी को एक तली भी कहते हैं। यानी अगर कोई भी आपका हो, एक मान लीजिए एक बॉडी है, इस बॉडी के केवल एक ऊपर वाला तल या इधर वाला तल या इधर वाला या इसके पीछे वाला तल या इधर वाला तल या नीचे वाला, किसी एक तल की बात करें, कोई भी एक तल ले लें हम। अब अगर कहे कि इन तलों में आप अगर कोई बल कार्य कर रहा, मान लीजिए P इधर काम कर रहा, Q इधर काम कर रहा, R इधर काम करे, S इधर काम करे, तो आप कह सकते हो कि ये समतलीय बल है। मतलब समतलीय बल मतलब एक ही तल पर बल कार्य कर रहे हैं, लेकिन समतली के साथ साथ ये कंकरेंट ऐड कर दिया।
अब देखिए कंकरेंट की डिफिनेशन के बारे में हमने आपको शुरुआत में समझाया था कि कंकरेंट होता क्या है, संगामी, इनसे हिंदी में संगम। अब देखिए संगम का मतलब होता है क्या, मिलना। संगम का मतलब क्या होता है, मिलना। यानी यहाँ का जो टॉपिक आपको जानना है, यहाँ पे ये जानना है कि जो बल काम करे, वो आपके जो बल काम कर रहे हैं वो एक तल पे तो काम तो करे, लेकिन जब बल P इधर काम करे, क्यों आपका इधर काम करे, R इधर काम करे, तो इन तीनों या चारों या पांचों जितने भी बल हैं, इन सब बल एक बिंदु पर क्या हो, मिलते हो या मिलता हुआ प्रतीत होता हो। कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि मान लीजिए P आपका इधर काम कर रहा है, क्यों आपका इधर काम कर रहा है, लेकिन आपका मान लीजिए आपको जब P इधर मिलाया, क्यों इधर मिलाया, तो देखिए ये सब क्या है, इनकी क्रिया रेखा किसी एक बिंदु पर जा करके क्या हो रही है, मिल रही है। तो किसी एक बिंदु पर अगर मिल जाए दो या दो से अधिक कोई भी बल हो, तो ये संगम हुआ, मिल गया, तो ऐसे बल को हम कहेंगे समतलीय संगामी बल। तो ये कोई जरूरी नहीं कि जब मिलता हुआ जाए, ऐसे आप इन्हें आगे पीछे बढ़ा के चेक करिए, अगर वो बिंदु पर दोनों या तीनों बल मिल जा रहे हैं, कोई भी बल मान लीजिए P हो, ये Q है, ये R हो, इन्हें बढ़ाने पर अगर वो बिंदु पर मिल जाए, तीनों एक बिंदु पर, 3 हो तो तीनों एक बिंदु पर मिलना है, 4 है तो चारों को एक बिंदु पर मिलना है, 5 है तो पांचों के एक बिंदु पर मिलना, तो ऐसे बल को हम कहेंगे संगामी। लेकिन अगर एक ही तल पर अगर कार्य कर रहे हो तो उन्हीं को कहा जाएगा समतलीय संगामी बल। तो ये होता समतलीय संगामी बल, तो मतलब एक तल पर हो और क्या हो, इन सभी बलों की क्रिया रेखा एक बिंदु पर मिलती हो, यही इसकी परिभाषा है। अब चेक करिए, इसमें कह रहा समतलीय संगामी बल होता है जब बल विभिन्न तलों में हो। समतली का मतलब ही होता है कि एक तल में हो, जहां ये विभिन्न का नाम आ गया इसका मतलब ये क्या है, गलत है। अगला चलते हैं, दूसरा नंबर, जब बल विभिन्न तलों में हो, तब बताइए, ये भी तो आपका है गलत। कह रहा जब बल एक समतल में हो तथा एक बिंदु पर मिलते हों, यही तो मैंने समझाया, ये समतलीय संगामी बल जो आपका होगा वो तो आपका क्या होगा, एक तल में तो होगा ही होगा, वो तो कन्फर्म है, लेकिन एक बिंदु पर मिलेगा भी, तो यही सही है। बाकी हमको आगे जाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आगे चले जाते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो मतलब नहीं जब हमारा ये सही हो गया, यानी छठवें का जो आपका होगा वो C नंबर या तीसरा आपका सही होगा। समझ में आया, ना समझ में आए तो आप बताइए। उसके बाद अगला, अब कह रहा समतलीय समदिश बल, यानी कोप्लेनर आपका लाइक पैरेलल फोर्सेस। अभी देखिए इसका जो हमने वीडियो बनाया है, अभी जस्ट हाल ही में मैंने इस पर एक न्यूमेरिकल और एक डेरिवेशन आपको दिया है, तो ये जो वीडियो आपके बस पुराना वीडियो आप 9वां 10वां देख लीजिएगा, उसमें वीडियो नंबर 9वां, देखिए ये मिसप्रिंट हो सकता है कि 9वां 10वां या 8वां 9वां 10वां जो भी हो, 9वां 10वां वीडियो लास्ट के जो पीछे के 2 वीडियो इसमें आप देखिएगा इस समदिश के बारे में और समतली के बारे में, तो शुरुआत से ही चलना है। अब देखिए समदिश का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है समान, दिशा का मतलब क्या होता है, समदिश, समान दिशा में, मतलब अगर ऊपर की तरफ हो तो ये भी बल ऊपर की तरफ हो, अगर नीचे की तरफ हो तो ये नीचे की तरफ हो, दाएं की तरफ हो तो दाएं, मतलब इन बलों में क्या होगा, जो समदिश का मतलब होता है, या इसी को सदृश भी बोलते हैं, सदृश याद रहे, समदिश या सदृश, लेकिन इस इंग्लिश में लाइक आप बोल सकते हैं। समदिश बल, समतलित समदिश का मतलब इन बलों की दिशाएं क्या हो, समान होनी चाहिए। तो अब समान एक ही दिशा में, समदिश मतलब एक ही समान दिशा में आपकी होनी चाहिए। तो अब आप खुद देखिए, इसमें सभी बल एक बिंदु पर मिलते हैं, एक बिंदु पर मिलेगा तो संगामी होगा, एक बिंदु पर मिलते हैं तो संगामी होगा। सभी भिन्न भिन्न तलों में, अब बताओ, भिन्न भिन्न तलों का समतली से कोई लेना देना नहीं, समतली का मतलब एक तल, भिन्न भिन्न, या यूं समझ लीजिए हमारे सिलेबस में समतली या समतली हमारे सिलेबस में नहीं है। अब आइए देखिए, कह रहा सभी बल एक समतल में हो तथा समांतर व एक दिशा में होते हैं, यही तो आपका सही होगा। समतली जो समदिश बल होगा वो एक समतल में होगा और आपका समदिश होगा समान दिशा में होगा, तो इसी को समतली समदिश समांतर बल यहाँ होना चाहिए, समदिश समतल समांतर बल, तो मतलब वो दिशा में भी होना चाहिए और समांतर भी होना चाहिए। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो समदिश और एक होता असमदिश, असमदिश का मतलब अलग अलग आपकी दिशा में काम करो, समतली होगा और असमदिश होगा। तो समतली असमदिश में क्या होगा, इसके बारे में आप उठा करके देखिएगा, आपको लेक्चर में मैंने पूरे अच्छी तरह से समझाया था, वही पहला या दूसरे लेक्चर में, तो उसको अच्छे से समझ लीजिए। सारी चीज़ें उन्हीं से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो बनने हैं
बाकी आपका न्यूमेरिकल इतना स्ट्रांग हो जाएगा लगाते लगाते कि उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत होगी तो कैलकुलेटर आप ले लीजिए। तो ये देखिए ऑप्शनल के कुछ क्वेश्चन थे, मैंने ले लिया। मेरे पास कुछ और भी बुकें हैं जो जेई लेवल की, उसमें भी मैं कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन आपको भेज दूंगा फ़ोटो खींच के, आप उसका आंसर हमको बना करके भेजिएगा। फिलहाल आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जो आपको दिख रहा होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए आपको क्या कह रहा है। कह रहा है कि देखिए दो संगामी बलों के, ये मैंने बस वैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन तो बस आपसे पूछने के लिए लिख लिया है। अब देखिए कह रहा है दो संगामी बलों के परिणामी ज्ञात करने के प्रक्रम को त्रिभुज का नियम कहते हैं। जरा देखिए कभी भी फिगर, अभी क्वेश्चन मैकेनिक्स का लगाइए तो एक रफली यहाँ फिगर कह रहा है दो संगामी बल। संगामी बल का मतलब P क्यों, देखिए ये दोनों बल एक बिंदु पर मिल रहे हैं तो ये संगम बल हो गया। दो की बात किया इसलिए मैंने 2 बल लगाया। कहला के परिणामी ज्ञात करना मतलब ये R ज्ञात करने के प्रक्रम को त्रिभुज का नियम कहा जाता है। अब आप बताइए, जब 2 बल होंगे तो 2 बल के लिए याद रखिएगा कौन सा नियम, चतुर्भुज का नियम लगता है। 3 बल होगा तो जाहिर सी बात है या तो लामी का प्रमेय या तो त्रिभुज का नियम, ये दोनों आपके 3 बल में हो सकते हैं। तो मतलब क्या ये सही है कह रहा है, नहीं, तो मतलब ये जो है आपका गलत। तो इसमें देखिए आपने 2 चीज़ें जानी। यहाँ आपने क्या जाना कि संगामी बल परिणामी ज्ञात करने का जो प्रक्रम है बलों के चतुर्भुज के नियम से होता है। तो ये त्रिभुज का नियम क्या है, त्रिभुज का नियम आपको पता है, यदि किसी बिंदु पर 3 बल काम कर रहे हैं P, Q, R और इन बलों को किसी त्रिभुज की भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए। P इधर काम कर रहा है इधर खींचा, Q इधर काम किया तो Q इधर खींचा, R नीचे जा रहा R। तो अगर त्रिभुज के नियम के अनुसार अगर ये तीनों बल अगर आपकी त्रिभुज की एक बंद आकृति बना ले तो आप ये कह सकते हो कि इस बिंदु पर कार्य करने वाले तीनों बल क्या हैं, साम्यावस्था में हैं। तो याद रखिएगा त्रिभुज में मैंने 2 रूल आपको बताए थे, एक त्रिभुज के नियम और एक त्रिभुज के नियम का विलोम। विलोम में क्या है कि अगर बल साम्यावस्था में होंगे तो जाहिर सी बात एक बंद आकृति आपकी बनेगी ही बनेगी। तो ये दोनों आप पढ़ लीजिए, मतलब इस एक क्वेश्चन से आपने 2 चीज़ें आपने जान ली, एक चतुर्भुज के नियम एक त्रिभुज के नियम भी जान लिया। अब चलते हैं अगला, बल एक अदिश राशि है। अब ये क्या सही है, बल एक अदिश राशि है। तो देखिए बल जो होता है आपको पता होगा, अभी आपने जाना शुरुआत में पहला क्वेश्चन ही मैंने आपको उठा करके दिखाया कि बल को जो प्रदर्शित करते हैं वो तीर से प्रदर्शित करते हैं। तीर क्या है, दिशा बताती है। तो अब आप बताइए जिसमें दिशा हो क्या वो आपके अदिश राशि कहलाएंगे। तो आपको पता है दिशा है तो जाहिर सी बात है वो कौन सी राशि है, सदिश। और जाहिर सी बात है बल होगा तो कोई ना कोई तो परिमाण होगा इसका, तो यानी कि जिसमें मैग्नीट्यूड हो और इसमें डायरेक्शन हो वही तो सदिश कहलाता है। तो ये आपका मतलब ये भी क्या है आपका गलत है। अगला चलिए, डोरी केवल खींच सकती है धकेल नहीं सकती, ये सही है या गलत, इसका आंसर आप हमें ज़रूर दीजिएगा और वो भी व्हाट्सअप नंबर पे आप दीजिएगा। रस्सी क्या खींच सकती है ढकेल नहीं सकती, जरूर दीजिएगा। जिनको नहीं पता है व्हाट्सअप नंबर ज़रूर आप अपने नाम के साथ करिएगा कि ये नंबर मेरा है, इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ। अब बताइए साम्यावस्था में बलों के लिए सदिश आरेख बंद होना चाहिए। अब आप बताइए जब ये आप बल काम कर रहे थे, यहीं से देख लो त्रिभुज के नियम से, साम्यावस्था में था ना ये बल तीनों, तो साम्यावस्था में ये बंद आकृति मिल रही है ना, तो यही आपसे पूछ रहा है क्या साम्यावस्था में आरेख का बंद होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है बंद होना चाहिए। आपका अगर साम्यावस्था हो, आपने बहुभुज पॉलीगॉन थ्योरम देखिएगा, पॉलीगॉन का भी वही है, 5 बल काम कर रहे थे और बंद आकृति अगर बन रही थी, पंचभुज एक बन रहा था या पेंटागन बन रहा था, तो आप कह सकते थे कि इस कण पर कार्य करने वाले सभी बल क्या है, साम्यावस्था में है। तो ये साम्यावस्था का रूल है, 2 हो 3 हो 4 हो, अगर वो बल साम्यावस्था में है तो इसका मतलब क्या है, वो बंद आकृति बना लेगा। उसके बाद देखिए चौथा के बाद 5वां नंबर आपका आता है कि 2 समांतर बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं। कह रहा है 2 समांतर बल हैं, मतलब एक P बल है और दूसरा बल आपका Q है, क्या इन बलों की क्रिया रेखा एक बिंदु पर मिलेगी। आप बताइए, समांतर बल में दिशा समान भी हो सकती है और दिशा अलग अलग भी है। तो आपको पता अगर समांतर है तो आपने बचपन में ही मैथ्स में पढ़ा होगा कि अगर समांतर बल की यही डिफिनीशन होती है, जैसे अनंत तक आप आगे बढ़ाइए ये दोनों रेखा कभी आपस में मिलेंगे नहीं। तो ये बताइए सही है या गलत, इसका भी आंसर आप हमें दीजिएगा। इनका आंसर और ये 2 का आंसर आप दीजिएगा।
और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं फ़ोटो खींच के लिखने में थोड़ा समय लग रहा था, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चनों का फ़ोटो खींच के आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भेजूंगा, या कुछ मैंने ब्लैंक्स के टाइप क्वेश्चन आपको बना करके या लिख करके या किताब से ही आपको भेजेंगे। आप इन क्वेश्चनों को आप आंसर हमें लिख करके भेजिएगा। तो ये देखिए सेकंड लेसन में बस अब आपका जो थ्योरिकल पार्ट जितने थे, नॉर्मली मैंने शुरू से लेक्चर जो बच्चे देखे होंगे तो वहाँ जो जो चीज़ें मैंने बताई थी उसको आप समझे होंगे, तो इन सब में अब दिक्कतें नहीं आएंगी, आप कर ले जाओगे। देखिए अब ये चीज़ें अगर आप पढ़ते हो तो आपको दिक्कत नहीं होंगी, तो इसीलिए थ्योरी वाली क्लास को आप मिस ना करें, और जिन भी बच्चों की पेमेंट बाकी है वो पेमेंट जरूर कर दें। बिना पेमेंट के याद रखे रहिएगा, आपको लिंक नहीं मिलेगा। जिन बच्चों का पेमेंट होगा केवल उन्हीं को क्लासेस दी जाएंगी। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। क्वेश्चन को लगाइएगा, नहीं आएगा तो आगे अभी इसके बाद इस पर न्यूमेरिकल भी लगाए जाएंगे। वो भले से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए, लेकिन न्यूमेरिकल भी तो पूछ सकता है कुछ। तो न्यूमेरिकल जब तक पूरे क्वेश्चन का आगे एक्सरसाइज का पूरा हम लगवाएंगे, एग्जाम्पल आप समझिएगा, नहीं आएगा तो फिर भेजिएगा, उसको हम लगा करके भेज देंगे।